राम राम बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे जैविक व अजैविक संसाधन। बच्चों, जैविक संसाधन कौन से होते हैं? जो जीवित संसाधनों से, जीवित वर्ग से संबंधित होते हैं। अजैविक जो निर्जीव घटकों से संबंधित होते हैं। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, और वो दो भाग कौन से हैं? एक है जैविक संसाधन और दूसरा है अजैविक संसाधन। जैविक के अंतर्गत कौन से आते हैं? जैसे पशु है, मानव है, वन है, मत्स्य है। ये सभी संसाधन किसके अंतर्गत आते हैं? जैविक संसाधन। अजैविक के अंतर्गत जल, भूमि, खनिज, ये किसके अंतर्गत आते हैं? अजैविक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम बात करें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। ग्रामीण प्रधान देश है, यानी कि भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जो किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। और कृषि के साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। हम सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं आज पशु संसाधन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? पशु संसाधन के बारे में पढ़ते हैं। पशु संसाधन के बारे में डॉक्टर डार्लिंग का कथन। डॉक्टर डार्लिंग कहते हैं कि बिना पशुओं के खेत बिना जोते हुए पड़े रहते हैं। बिना पशुओं के खेत बिना जोते हुए पड़े रहते हैं। खलिहान बिना खादानों के पड़े रहते हैं। और वो कहते हैं कि इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात होगी कि भारत जैसे शाकाहारी देश में दूध, दही, घी, पनीर, मावा जैसे पौष्टिक पदार्थों एवं अन्य पशु उत्पादों की कमी आ जाती है, उसका अकाल पड़ जाता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर डार्लिंग का। किसका है? डॉक्टर डार्लिंग का। उसके बाद हम बात करते हैं पशु संसाधन का महत्व क्या है। महत्व की बात करें तो सबसे पहले कृषि कार्यों में। किसमें? कृषि कार्यों में। कृषि कार्यों में जैसे हल व पटेला चलाने, हल व पटेला चलाने के लिए पशुओं का प्रयोग किया जाता है। रहट व चड़स से पानी निकालने के लिए, कुओं से रहट व चड़स से पानी निकालने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? पशुओं का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा यातायात के साधनों के रूप में, यातायात के साधन के रूप में किसका? पशुओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजस्थान जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊंट का कोई विकल्प नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में गधे, टट्टू, घोड़ों का कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। उसके बाद दूध और दूध से बने हुए पदार्थ यानी दही, घी, पनीर व अन्य पशु उत्पाद प्राप्त होते हैं। उनके अलावा खाद, पशुओं से क्या है? पशुओं के मलमूत्र से वह उसके हड्डियों से खाद बनाई जाती है। इनके अलावा पशुओं के सींगों से, किससे? सींगों से कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। सींगों से कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। भारत में 20%, कितना?
20% पशु संसाधन है पूरे विश्व का। पूरे विश्व का कितना है? 20% पशु संसाधन। और ये 20% पशु संसाधन है, इसमें पूरे भारत की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम गाय की। 12.7% गाय हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बकरी की, भैंस की बात करते हैं पहले, 56.7% भैंस। बकरी की बात करें तो 14.9% बकरी। उसके बाद 5.91% भेड़, 2.4% ऊंट, 3.1% मुर्गी, सुअर व लगभग 40,000 याक पाले जाते हैं। कौन से पशु? याक पाले जाते हैं। उसके बाद भारत में सकल घरेलू उत्पाद में जो कृषि का योगदान है उसमें 30% योगदान किसका रहता है? पशु संसाधन का रहता है। तो ये था पशु संसाधन का महत्व है। महत्व के बाद हम बात करते हैं क्षेत्र की। पशु संसाधन के क्षेत्र कौन से हैं? तो भारत में प्राचीन काल से ही पशु संसाधन का कार्य किया जाता रहा है और वो हमेशा कृषि कार्य के साथ, लेकिन कुछ जातियों द्वारा या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर अकेले पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। हम देखते हैं पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र। पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्रों में नंबर 1 पर आता है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। नंबर 2 पर आता है आपका उत्तरी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र। नंबर 3 पर आता है पूर्वी पश्चिमी तटीय क्षेत्र। पूर्वी पश्चिमी तटीय क्षेत्र। नंबर 4 पर आता है मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र। मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है तो इसमें आपका हिमाचल प्रदेश, कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कौन सा क्षेत्र है? कांगड़ा व कुल्लू घाटी। उत्तराखंड, कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कुमाऊं व गढ़वाल क्षेत्र एवं जम्मू कश्मीर शिमला जैसा पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालन का कार्य किया जाता है। यहाँ पर मुख्यतया भेड़ व बकरी, कौन से पशु पाले जाते हैं? भेड़ व बकरी मुख्य पशु हैं। उसके बाद भेड़ से सफेद कलर की यानी सफेद कलर की ऊन प्राप्त की जाती, उत्तम किस्म की ऊन प्राप्त की जाती है। उसके बाद हम बात करें तो इस क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन में वृद्धि होने के कारण दुग्ध की मांग बढ़ी है और दुग्ध की मांग बढ़ने के कारण दुग्ध व्यवसाय में वृद्धि हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 पर उत्तरी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र
तो उत्तरी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र है, इसके अंतर्गत थार का मरुस्थल शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र, थार का मरुस्थल व उसके आसपास का, थार के मरुस्थल के आसपास का शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तो है ही है थार के मरुस्थल में, गुजरात व पंजाब हरियाणा का क्षेत्र आता है। और इस क्षेत्र में वर्षा कम होने के कारण, वर्षा अनियमित व अनिश्चित होने के कारण यहाँ की अधिकांश जनसंख्या क्या कार्य करती है, पशुपालन का कार्य करती है। और आपको पता है इस क्षेत्र में, नहीं अपना एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कौन कौन से पशु पाले जाते हैं, गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े, गधे यहाँ के मुख्य पालतू पशु हैं। इनके बाद हम बात करते हैं पूर्वी पश्चिमी तटीय क्षेत्र की। पूर्वी पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, इसके अंतर्गत अगर हम क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र आता है पूर्वी उत्तर प्रदेश। कौन सा क्षेत्र आता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल का पश्चिमी भाग, यानी कि उत्तरी पूर्वी पश्चिमी तटीय क्षेत्र है। यहाँ पर मुख्यतः चावल की फसल बोई जाती है। क्यों? चावल की फसल के लिए क्या है, पर्याप्त मात्रा में तापमान व अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, और तटीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ चावल की फसल बोई जाती है। और चावल की फसल के साथ साथ यहाँ पर चावल के फसल से जो ठंडल, जो चारा प्राप्त होता है, जैसे पुआल के नाम से भी जाना जाता है, जो पुआल प्राप्त होती है, जो चरी प्राप्त होती है, उससे क्या है, पशुपालन का कार्य किया जाता है। और इस क्षेत्र में मुख्य पशुपालन किया जाता है भैंस का। कौन सा पशुपालन जाता है यहाँ पर, भैंस, जो दूध उत्पादन के लिए और भैंसों द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र। मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र है ये अपना जो प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत आपका महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है, कर्नाटक का कुछ हिस्सा है, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा है, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा है। ये क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आते हैं। और इस प्रायद्वीपीय पठार में क्या है, वर्षा कम होती है, यानी मध्यम स्तर की वर्षा होती है, और कम वर्षा के कारण यहाँ ज्वार व बाजरा जैसी फसलें बोई जाती हैं। और उनसे प्राप्त होने वाले चारे व सिंचाई के माध्यम से, नलकूप व सिंचाई के माध्यम से प्राप्त चारे से पशुपालन का कार्य किया जाता है। और यहाँ का जो मुख्य पशुपालन है वो है भेड़। सबसे मुख्य कौन सा पशु है, भेड़। और उसके अलावा सिंचाई वाले क्षेत्रों में गाय व भैंस का भी पालन प्रमुखता से किया जाता है। तो ये थे पशुपालन के भारत के प्रमुख क्षेत्र। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों प्रमुख पशुओं की। भारत के प्रमुख पशु कौन कौन से हैं? प्रमुख पशु, प्रमुख पशुओं में सबसे पहले हम बात करते हैं गाय की। गाय के बाद भैंस, उसके बाद बकरी, भेड़,
ऊंट। गाय भारत में धार्मिकता से जुड़ी हुई है और धार्मिकता से जुड़ी हुई होने के कारण गाय का पालन व संरक्षण दोनों ही उच्च स्तर पर किया जाता है। बात करते हैं हम गाय पालन की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, तो गाय पालन की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान आता है? दूसरा स्थान आता है। प्रथम स्थान किसका आता है? गाय पालन में प्रथम स्थान आता है पूरे विश्व में ब्राजील का। कहाँ का आता है? ब्राजील का। विश्व की 19.09 करोड़ 19.09 करोड़ 12.7% गाय विश्व की कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती हैं, जिसकी संख्या कितनी है? 19.09 करोड़। उसके बाद अगर हम भैंस की बात करें तो भैंस हैं, उसमें प्रथम स्थान आता है भारत का। भैंस पालन में प्रथम स्थान आता है। पूरे विश्व की कितनी? 56.7%। कितनी? 56.7%। संख्या की दृष्टि से देखें तो 10.89 करोड़। कितना? 10.89 करोड़ भारत में भैंसें हैं। कितना प्रतिशत विश्व का? 56.7%। उसके बाद अगर हम बात करें बकरी, तो बकरी की बात करें तो बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। 12.7 गाय, 56.7% भैंस और 14.9% बकरी पाई जाती हैं। संपूर्ण विश्व की भारत में कितनी? 14.9% बकरियां पाई जाती हैं। अगर संख्या की बात करें तो 13.52 करोड़। कितना? 13.52 करोड़ बकरियां हैं। उसके बाद भेड़ का नंबर आता है और भारत में भेड़ की बात करें तो ये हैं 6.59 करोड़। प्रतिशत की बात करें तो 5.51%। कितना? 5.51%। उसके बाद हम ऊंट की बात करते हैं तो 2.4% ऊंट। कितने? 2.4% ऊंट हैं जो विश्व के भारत में पाले जाते हैं। अब हम दोबारा देखते हैं गाय के बाद भैंस। भैंस का दूध है वो गाय से गाढ़ा, पौष्टिक व वसायुक्त होता है। भैंस पालन के लिए ठंडक व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। भैंस की जो प्रमुख नस्लें हैं वो हैं, आपकी जो भैंस की प्रमुख नस्लें उसमें जाफराबादी, बदावरी, सुरती, नीली, मुर्रा प्रमुख नस्लें हैं। उसके बाद हम बात करें बकरी की तो बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। बकरी से प्रतिदिन 1 से 3 लीटर तक दूध प्राप्त किया जा सकता है। बकरी की जो मैंगनी होती है उससे प्राकृतिक उत्तम खाद्य प्राप्त होती है। बकरी पालन भारत में दूध के साथ मांस प्राप्त करने के लिए भी, दूध से भी प्राथमिकता पहले किसको दी जाती है? मांस को। मांस प्राप्त करने के लिए बकरी पालन किया जाता है। उसके बाद हम बात करें भेड़ की तो भेड़, पहली बात तो प्रायद्वीप या पठारी भाग में भेड़ का पालन होता है। दूसरी बात, भेड़ का पालन ऊन व मांस प्राप्ति के लिए किया जाता है। भारत में भेड़ की निम्न किस्म की ऊन पाई जाती है। उत्तम किस्म की जो ऊन है भेड़ की वो ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, नेपाल जैसे देशों से भारत आयात करता है। उसके बाद हम बात करें ऊंट की तो ऊंट के पैर हैं जो गद्दीदार होते हैं, जिससे वह रेगिस्तान में आसानी से तेज दौड़ सकता है। ऊंट का मलमूत्र गाढ़ा व चमड़ी मोटी होने के कारण पसीना बहुत कम आता है,
जिसके कारण वह 5 से 7 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। ऊँट एक दिन में 50 किलोमीटर तक की दूरी तय आसानी से कर सकता है। ऊँट आसानी से बोझा ढो सकता है, आसानी से कृषि कार्य जैसे हल चलाने का कार्य भी आसानी से कर सकता है। इसके अलावा अगर हम ऊँट की अन्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो ऊँट के बालों से रस्सियाँ, कंबल, दरियाँ व चमड़े से काठी, थैले, तेल रखने की कूपियाँ और जूतियाँ बनाई जाती हैं। भारत में ऊँटों की संख्या है वो लगातार घट रही है। विश्व के कितने प्रतिशत है? 2.4% ऊँट हैं। भारत में अगर अपने राजस्थान की बात करें तो भारत के जितने ऊँट हैं उसका 50% कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। 50% कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ऊँट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है 1 कुबड़ वाला ऊँट और एक होता है 2 कुबड़ वाला ऊँट। भारत में जो पाया जाता है, भारत में क्या पाया जाता है? 1 कुबड़ वाला ऊँट पाया जाता है। कितने? 1 कुबड़ वाला ऊँट। जबकि प्रायद्वीप यानी कि अरब देशों में कौन सा? 2 कुबड़ वाला ऊँट पाया जाता है। ईरान, इराक, सऊदी अरब, इन क्षेत्रों में कौन सा? 2 कुबड़ वाला ऊँट पाया जाता है। तो ये थे प्रमुख पशु। प्रमुख पशुओं के बाद हम बात करते हैं भारत में पशुधन की कमजोर स्थिति के क्या कारण हैं। भारत में पशुधन की कमजोर स्थिति के क्या कारण हैं? पशुधन की कमजोर स्थिति के कारण पहला है पौष्टिक व हरे चारे की कमी। पौष्टिक व हरे चारे की कमी। दूसरा आता है आपका अच्छी पशु नस्लों का अभाव। तीसरा आता है पशु चिकित्सालयों का अभाव या पशुओं में बीमारियां। तीसरा है पशुओं में बीमारियां। चौथा आता है आपका पशुपालकों की अज्ञानता व लापरवाही। पशुपालकों की अज्ञानता व लापरवाही। पशुपालकों की अगर अज्ञानता व लापरवाही, पशुओं में बीमारियां, अच्छी पशु नस्लों का अभाव, पौष्टिक व हरे चारे की कमी, ये क्या है? पशुधन की कमजोर स्थिति के कारण बताए गए हैं भारत में। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले पौष्टिक व हरे चारे की कमी, तो भारत में क्या है? अधिकांश जनसंख्या गाँव में रहती है। कहाँ पर है? गाँव में। पशु संसाधन भी अधिकांश कहाँ पर है? गाँव में है। और गाँव में सिंचाई सुविधाएं न होने के कारण यहाँ पर वर्ष भर हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है, यानी कि पौष्टिक भोजन पशुओं को नहीं मिल पाता है। उनको सूखा भूसा ठंडल डाल दिया जाता है, जिससे उससे दूध उत्पादन में भी क्या होती है? कमी होती है। उसके बाद अच्छी पशु नस्लों का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान के अभाव में, पशु चिकित्सालयों के अभाव में अच्छी पशु नस्लों का अभाव पाया जाता है। उसके बाद पशुओं में बीमारियां। अब भारत में क्या है? पशुओं को अनेक बाड़ों में एक स्थान पर ही अनेक पशुओं को एक साथ बांध दिया जाता है, एक साथ पशुओं को चराया जाता है, जिससे उसमें अनेक प्रकार के मुंह पक्का, आपका खुर पक्का, गलगोंटू, अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं उनमें। पशुपालकों की अज्ञानता व लापरवाही। अब अधिकांश जनसंख्या पशुपालक वो क्या है? अज्ञानता, यानी ग्रामीण क्षेत्र के अशिक्षित लोगों द्वारा पशुपालन किया जाता है और वो लापरवाही बरतते हैं
सरकार द्वारा बताई गई बातों को न मानना, या फिर कह सकते हैं कि वो पशुपालन के प्रति जागरूक नहीं है। वो पशुओं को उसी परंपरागत तरीके से एक स्थान पर रखना, वही पुराने तरीके से उनको सूखा चारा डालना, तो उनसे क्या है कि उसकी उस लापरवाही के कारण, अज्ञानता के कारण अच्छे पशु नहीं रह सकते और उनसे अच्छी आय भी प्राप्त नहीं की जा सकती। ये तो थे कमजोर स्थिति के कारण है। अब इसमें सुधार के उपाय क्या किए जा सकते हैं? तो सुधार के उपाय यही कारण आपको याद रखने हैं और इनको क्या करना है, इन कमियों को दूर करना है। अगर ये कमियां अगर दूर हो गई तो क्या हो जाएगा, पशुधन में सुधार हो जाएगा। जैसे पौष्टिक व हरे चारे की कमी है, अगर हरे चारे की कमी को दूर करके पशुओं को हरा चारा खिलाया जाए, सिंचाई के साधनों को बढ़ाकर उनके लिए आसानी से अगर हरा चारा उपलब्ध कराया जा सके तो ये कमजोरी दूर हो सकती है। अच्छी पशु नस्लों का अभाव, तो ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय व कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खोलकर संकर प्रजनन द्वारा पशुओं में यह कमी भी दूर की जा सकती है। पशुओं में बीमारियां, तो जब गांव में पशु चिकित्सालय खुलेंगे, अब सीधी सी बात है कि पशु को गांव से बाहर शहर तक दूर तक नहीं लाया जा सकता, और अगर गांव में ही पशु चिकित्सालय खुलेंगे तो उनकी अच्छे से देखभाल की जा सकती है, उनके समय समय पर टीके भी लगवाए जा सकते हैं। पशुपालकों की अज्ञानता व लापरवाही के स्थान पर क्या है, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पशुपालन किया जाए तो इस स्थिति में सुधार कर सकते हैं। यह था अपना जैविक व अजैविक संसाधन के अंतर्गत पहला टॉपिक आज का, पशु संसाधन। उसके बाद हम अगला जैविक संसाधन पढ़ेंगे जो कल की कक्षा में पढ़ेंगे, वन संसाधन के बारे में। धन्यवाद।